अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान लाहौर तशरीफ लाए, गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें की। मीनार पाकिस्तान वाक़े पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है। बादअज़ा वजीर आजम ने सारे वाक़े की बुनियाद मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को करार दिया है। मोबाइल फोन के दुरुस्त और गलत इस्तेमाल का तयन कैसे हो सकता है? क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की कोई उम्र होती है? क्या मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ बदसलूकी की वजह मोबाइल फोन था? ऐसी एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक है, उस पर माशरे में जिनसी हैजान पैदा हो रहा है। क्या मोबाइल ऐप के जरिए तफरीह से बच्चों की तरबियत पर असर पड़ता है? मोबाइल फोन अखलाकी बिगाड़ का बाइस कैसे बन सकता है? अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बच्चों की तरबियत के इंटरनेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल पर निगरानी की जाती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी बच्चों की निगरानी का निजाम वज़ा करने का पाबंद बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या जिनसी ज्यादती का ताल्लुक मोबाइल फोन से है? इस हवाले से दुनिया के 10 बड़े ममालिक जहां पर जिनसी ज्यादती के वाकयात की शरह ज्यादा है, वहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कम है। माजी में वजीर आजम की नजर में खवातीन का लिबास जिनसी हिजान का बाइस बनता था, अब मोबाइल फोन बेहयाई का जरिया बन गया है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या वाकई मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल की वजह से जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है? बेसिकली इमरान खान साहब के बारे में अब मैं क्या कहूं कि उनका जो दिल करता है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। जो उनके दिमाग की एक अपनी स्टेट चल रही होती है ना, उसमें जो उनको सही और गलत लगता है, आई जस्ट डोंट नो कि वो कैसे विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है या विदाउट हैविंग एनी रिसर्च वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। कभी औरतों के लिबास के ऊपर, कभी फोन के यूज के ऊपर। ऑफ कोर्स हम ये कहते तो जरूर हैं कि मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी चीजों को जन्म दे रहा है, जिसमें एक फ्रस्ट्रेशन एक चीज है और उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ स्ट्रेस एक दूसरी चीज है। बच्चों का टाइम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दे देना एक तीसरी चीज है। एडिक्शन मोबाइल की जो है वो एक चौथी चीज है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर आ जाके सिर्फ मुद्दा एक चीज के ऊपर जो है वो डाल देना कि जी ये चीज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज मोबाइल जो है वो जिनसी हिजान को पैदा करता है या इसका इस्तेमाल पैदा करता है। ये मैं समझती हूँ एक ऐसा बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन का जो गलत इस्तेमाल है दैट ब्रीड्स टू सच काइंड ऑफ क्राइम्स, तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, एक्सेस टू सो मेनी नेटवर्क्स के जिसकी तरफ बच्चे चले जाते हैं, उसके हवाले से रेगुलेटर्स को अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। खासतौर पे खवातीन तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर हरासमेंट के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसको रिपोर्ट भी करती हैं, और साइबर क्राइम में जिस कदर वाकया इजाफा हुआ है हालिया चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों में, वो भी आपके सामने है। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि असल में गलत इस्तेमाल जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है, तो गलत इस्तेमाल तो होता है? एग्जैक्टली बात तो किसी हद तक ठीक है कि जी इसका गलत इस्तेमाल जो है वो गलत है। बट द थिंग इज दिस के इस मोबाइल के सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए या इंटरनेट की जो पॉलिसीज बनानी है, वेबसाइट्स को जो चेक एंड बैलेंस करना है, वो जिम्मेदारी किसकी है? बेसिकली वो हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है ना। इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के सिस्टम्स जो है वो लेके आए ताकि एक चेक एंड बैलेंस हो सके। सिर्फ एक चीज को पॉइंट आउट कर देना कि ये चीज जिम्मेदार है, ये चीज जिम्मेदार है, और उसके लिए फिर कोई एक आपके पास लाहे अमल नहीं होता। फिर आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद बहुत सारी चीजें और मैं मजीद खराबी की तरफ जाती हुई नजर आती है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली खुद भी इस चीज के ऊपर सोचने पे मजबूर हूँ कि इमरान खान साहब कभी ये बात कह देते हैं कि औरतों के कपड़ों की वजह से जिनकी बहुत ज्यादा को इस तरह नहीं है, और उसके बाद आज अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मोबाइल की वजह से ये चीजें हो डॉक्टर साहब, इसलिए हम इसको बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं कि अब तो जो प्री स्कूलिंग है बच्चों की वो भी थ्रू इंटरनेट हो रही है, वो डिस्टेंस लर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे में जब गलत इस्तेमाल की बात हो रही है तो हमें यकीनन इस हवाले से मजीद चौकन्ना होने की भी जरूरत है। लेकिन इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है? अगर प्रोड्यूसर वो स्टेटमेंट आप चला सके, वो साउंड चलाइए, इमरान खान साहब ने इससे मुताल्लिक क्या स्टेटमेंट दिया? अपने बच्चों को हमने जो तरबियत देनी है ये बहुत जरूरी है। ये जो मीनार पाकिस्तान में शर्म आई, तकलीफ हुई, ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था।
जी डॉक्टर साहब, आपने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है। अब बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि क्या कोई खास उम्र होनी चाहिए जिसमें बच्चों को मोबाइल जो है हैंडओवर करना चाहिए, इस तरह की एप्लीकेशंस तक एक्सेस होनी चाहिए? इसकी कोई खास उम्र, उसका तयन करना चाहिए हमें? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोबाइल फोन ने ऑफ कोर्स हमें एक्सेस हमारी बहुत ज्यादा जो है वो ओपन कर दी, और हम किसी भी चीज तक जो है वो रीच कर सकते हैं, और बच्चों का इसके ऊपर खास तौर पे जो है कोई हम चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं बना सके। मैं ये समझती हूँ कि पर्पसफुली चीजों को इनिशियली जो है पर्पसफुली मोबाइल जो है बच्चों को यूज करवाना चाहिए। लाइक अगर उन्होंने अपना स्कूल का काम करना है, उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स करनी है, और वो भी एक मिनिमम टाइम लिमिट के लिए मोबाइल यूज अगर आप अपने बच्चों को जो है वो करने दें, तो वो शायद हमें कहीं ना कहीं फायदा ले सकता है। बट एट द सेम हम जो बीइंग पेरेंट्स समटाइम्स ये गलती कर देते हैं कि हमें सिर्फ मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा दिए और बस उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, और फिर हम उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते। हम नहीं देखते कि वो क्या जो है वो देख रहे हैं और किस तरफ बच्चे जो हैं कौन सी गेम्स प्ले कर रहे हैं, कौन सी साइट्स को विजिट करते हैं। पेरेंट्स इस चीज को मॉनिटर करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हुए। डॉक्टर साहब, लास्टली ये कहिएगा कि ये जो टिकटॉक नामी ऐप है, ये काफी कंट्रोवर्शियल हुई। अब हमारे यहाँ इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम इसके ऊपर बैन भी है। अब आप क्या समझती हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस या इस पर होने वाली वीडियोस कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं इस तमाम तर सूरत हाल की? इस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी बहुत नेगेटिव हमें डेटा जो है नजर आता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा इस तरह की शेयर की जाती है जो बहुत ज्यादा हमारे कल्चर के अगेंस्ट जो है वो हमें नजर आती है, या फिर बहुत सारी ओपन इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही होती है। तो उसमें ऑफ कोर्स जब सिर्फ खास तौर पे हम बच्चों की बात करेंगे तो उसमें चीजें जो है वो इफेक्ट होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ों की भी ट्रेनिंग नहीं है, तो उसका भी वहां पे उसी इन्फॉर्मेशन का, उसी ऐप का जो है मिस यूज किया जाता है। हर चीज की लिमिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो लिमिटेशन ही हमें हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती है। अगर हम हर चीज को विदाउट लिमिटेशन या विदाउट मॉनिटरिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसका कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे कि कितना क्या करना है और क्या नहीं करना, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हमारे सामने इन पैरामीटर्स को डॉक्टर साहब कौन डिफाइन करेगा? फिर पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डिफाइन करें कि खासतौर पे मॉनिटरिंग करें कि बच्चे अगर मोबाइल फोन उनको दिया है तो वो मोबाइल फोन के ऊपर उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। फिर एज का तयन कौन करेगा? क्योंकि अगर रेगुलेटर कोई नहीं है तो इसमें इन पैरामीटर्स को डिफाइन करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फिर बेसिकली रेहान, मैं समझती ये हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तो प्राइमरीली है ही है, मगर एट द सेम टाइम जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन लोगों का काम जो है वो सिस्टम्स को इम्प्लांट करना है, अगर पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर्स जो है मिलके बैठ के इस चीज का तयन करेंगे, और एजुकेटर्स उसमें खासतौर पर जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और ये लोग अगर बैठ के चीजों का तयन करेंगे, तो हम एक सिमिलर एक ऐसा लाहे अमल बनाने में कामयाब हो सकेंगे जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे। पेरेंट्स कोई एक बात कर रहे होते हैं, हमारा सिस्टम एक दूसरी बात कर रहा है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम एक तीसरी बात कर रहा होता है। जब उनमें लाइजोन ही नहीं है, कोई उनमें सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो फिर उसकी वजह से चीजें जो है कभी हम इस तरह से नहीं कर पा सकते, जैसे कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें मगर हमारे पास उनका कुछ सोल्यूशन इस वक्त मौजूद नहीं है। हम सब एक कंफ्यूजन की स्टेट में है, कब मोबाइल देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस एज पे। ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए रिसर्च होना और ठीक है, रिसर्च और इसको रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन यूजर्स जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस जितनी तेजी से बढ़ रही है, और फिर ओपन सोर्सेज जितनी बड़ी तादाद के अंदर है, बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करना, डिफाइन करना, मामलात को तय करना शायद वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। अभी कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ अफगानिस्तान से, काबुल से सीनियर सहाफी तज्जियाकार ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। CIA चीफ के खुफिया दौरा अफगानिस्तान से लेकर अमेरिकी सेनेटर्स, डेमोक्रेट पार्टी के सेट मोल्टन और रिपब्लिकन जमात के पीटर मेजियर का दौरा अफगानिस्तान भी कामयाब नहीं हो सका है। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए दी गई तारीख में तौसीक को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि इत्तेहादी अफवाज को बहर सूरत 31 अगस्त से कबल अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल करना है। उधर इनखला की डेडलाइन से मुताल्लिक G7 ममालिक की आरा में वाज़ेह तक़सीम नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज ऑनलाइन इजलास की मेजबानी करने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि तालिबान को 31 अगस्त के बाद भी
अफगानिस्तान छोड़ने की ख्वाहिशमंद अफराद को महफूज रास्ता देने की जमानत देना होगी। जर्मन चांसलर ने कहा कि इजलास में 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसी से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ कि तालिबान पर 31 अगस्त के बाद भी इनखला का अमल जारी रखने के लिए दबाव डाला जाए। फ्रांस के सदारती महल से जारी बयान के मुताबिक इनखला की तौसी का फैसला अमरीका पर छोड़ दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमरीका 31 अगस्त तक तमाम फौजियों का इरादा रखता है। डेडलाइन के बाद दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. अब अफगानिस्तान और खत्ते का इस्तेहकाम इस बात पर मुनहसर है कि दुनिया तालिबान को तस्लीम करती है या नहीं। इस हवाले से दुनिया का मौक़िफ़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया तालिबान के बारे में क्या राय रखती है। और सवाल तो ये भी है कि दुनिया तालिबान को कब तस्लीम कर सकती है, दुनिया तालिबान को किन शराइत पर तस्लीम करेगी। दुनिया तालिबान को दो मामलात और सूरतों पर परख रही है। तालिबान की नई हुकूमत कैसी होगी, क्या तालिबान के अफगानिस्तान में ख़वातीन को आज़ादी मैसर आएगी। यानी सबसे पहला जो नुकता जिस पर परखा जा रहा है वो ये कि क्या तालिबान कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई मखलूत हुकूमत बनाएंगे। हो सकता है कि मखलूत हुकूमत बनाने के बाद दुनिया तालिबान को एक्सेप्ट करने लगे। दूसरी अहम बात यह है कि तालिबान ख़वातीन से मुताल्लिक जो है वो क्या राय रखते हैं, क्या उनको आज़ादी मैसर होगी या नहीं होगी। इस हवाले से आलमी दुनिया की जानिब से तालिबान को पैगाम दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और G7 ममालिक का भी तालिबान पर इन्हीं दोनों मामलात को बेहतर करने का दबाव है। तालिबान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया इन्हीं दो खतूत पर उनकी हुकूमत को परख रही है। सवाल यह है कि तालिबान इन दोनों नकात पर किस हद तक फोकस रखे हुए हैं। 20 बरस तक बगराम से लेकर ग्वांतानामो बे तक बेड़ियों में जकड़े, सजाएं भुगतते और तशद्दुद सहते तालिबान अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद से काफ़ी हद तक बदले दिखाई दे रहे हैं। वही तालिबान जिनकी खबर नशर करने पर पाबंदियां थी, दुनिया के 350 से ज़ायद चैनल्स उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाने के लिए बेताब नजर आते हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जिसकी एक झलक अपने चैनल पर दिखाने को साफ़ी अफगानिस्तान के तूल अर्ज़ में खाक छानते रहे। अमरीकी ड्रोन उसे कत्ल करने के लिए गारों पर भी परवाज़ करते थे। गुज़श्ता एक माह से तालिबान अक़वाम आलम को मुसलसल सरप्राइज़ कर रहे हैं। इस वक्त आलमी दुनिया की नज़रें तालिबान की हुकूमत साजी पर हैं। आलमी दुनिया की ख्वाहिश है कि काबुल में मखलूत हुकूमत कायम हो। तालिबान ने भी बार बार इसी अज़्म का इजहार किया है कि वो अफगानिस्तान में तमाम इकाइयों को साथ ले। इस हवाले से तालिबान की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है वो भी आपके सामने रखता है। Consultations are ongoing, and of course it is going to be an inclusive system. We want all Afghan politicians, Afghan personalities be part of the future Afghan inclusive government. For that, our colleagues in Kabul and our seniors leaders in Kabul, they have vast conversation and meetings with other personality Afghan politicians who are not members of the Islamic Emirate of Afghanistan. We have already said that women can work within the framework of Sharia. What do we mean by that? They must wear the hijab. Society has developed. Things are better. That is why we are not restricting women. अब तालिबान जिस वक्त इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मखलूत हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि काबुल में गवर्नर वही हैं जो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर गवर्नर थे। यानी तालिबान ने उन्हें गवर्नर एक्सेप्ट किया है और तालिबान ये सोच रखते हैं कि असल में रजीम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर माजी की रजीम, अशरफ गनी रजीम करप्ट थी, तो अब क्योंकि रजीम बदल गई है, लोग करप्ट नहीं हैं, इसलिए वो लोग जो इस वक्त वहाँ पर काम कर रहे हैं वो तालिबान को कबूल हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान की अप्रोच यही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस हवाले से BBC के सहाफ़ी सिकंदर करमानी ने काबुल के गवर्नर और इस वक्त जो अफ़गान रजीम, जो अफ़गान तालिबान को कंट्रोल कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ बैठाकर काबुल के अंदर इंटरव्यू किया है और उसमें क्या सवाल किए गए और उनका जवाब क्या मिला, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं।
The previous government was a centre of corruption, but if the regime changes, corruption would disappear because the people themselves are not corrupt. I'm serving the people of Kabul. I'm collaborating for the values and principles that I believe in, that is service to my country. Democratic principles I believe in for Afghanistan, specifically those that fit this country. I still believe in it. I will still fight for it. I'll represent it. अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुताल्लिक तो तालिबान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा अहम कंसर्न जो अक़वाम आलम का है वो ख़वातीन पर ज़िंदगी तंग करने से मुताल्लिक है। ख़वातीन से कैसा सलूक किया जाएगा। लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, एक तासुर दिया गया। नर्सेज के लिए नौकरी करना मुश्किल हो गया। इसी तरह से जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं वो अपने दफ्तरी उमूर सर अंजाम नहीं दे पाएंगी, ये एक इंप्रेशन दिया गया। लेकिन दुनिया भर के सैकड़ों चैनल्स के कैमरे काबुल पर कब्जे के अगले ही रोज़ लड़कियों को स्कूल जाते देखकर हैरान रह गए। तालिबान वफ़द ने काबुल के अस्पतालों का दौरा करके डॉक्टर्स और नर्सेज को मुकम्मल हिफाजत की यकीन दहानी कराई। इस अमल पर भी दुनिया शशदर थी। 20 बरस बाद वाले तालिबान 180 डिग्री के बिल्कुल शिफ्ट पर क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ क्यों दिखाई दे रहे हैं, और तालिबान अपनी इस तब्दीली का बरबला इजहार भी कर रहा है। कि तुलू न्यूज में वो खातून अनकर आ गई थी, वो अपने काम कर रही थी। ऐसे डॉक्टर्स के लिए हमारे जो हेल्थ कमीशन के जो लोग हैं वो उधर गए, वो डॉक्टर्स के पास, लेडी डॉक्टर के पास, उसको इत्मीनान दिया कि अपने जो काम है उसको जारी रखे। अब इस वक्त तालिबान काबुल पर तो आ गए हैं, अफगानिस्तान के अंदर डोमिनेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल चैलेंज और असल जंग शायद अब शुरू हुई है। एक नए बाब का आगाज हुआ चाहता है तालिबान की स्ट्रगल में भी, और अफगानिस्तान की तारीख में भी यकीनन एक नई तारीख लिखी जा रही है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब हमें काबुल से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताहिर खान साहब, क्योंकि इस वक्त आप काबुल में मौजूद हैं, मामलात को बड़ी करीब से देख रहे हैं, तो सिंपली ये बताइएगा कि व्हाट इज़ न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। ताहिर खान साहब, सच ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि एक तो चलो पहले पंजशेर का बता दूं आपको, क्योंकि पंजशेर भी अब पूरी दुनिया की जो मीडिया है जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पंजशेर के एक बंदे से, जो कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के जो है ना उस के कैंप से भी है, तो आज वहाँ एक मीटिंग तय थी 2 बजे। चारिकार जो परवान सूबा है उसका वहाँ पे हो रही है मीटिंग, और दोनों फरीकों की, क्योंकि एक डेलीगेशन तालिबान का भी वहाँ गया है और एक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का भी वहाँ है। तो अभी तक कोई इतला नहीं आई, लेकिन मीटिंग का मतलब यही है कि दोनों फरीक इसका कोई हल निकालना चाहते हैं। तालिबान इसका हैंड ओवर चाहते हैं कि तालिबान के हवाले किया जाए, और दूसरी साइड जो है वो देखेंगे कि क्या उसके बदले में तालिबान के क्या पेशकश है और क्या होगा। तो बहरहाल ये वाला है। दूसरी, हुकूमत साजी के लिए मशवरे हो रहे हैं। तालिबान शूरा के मेंबरान काबुल में हैं और आज भी उनकी मीटिंग है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए। उसका नाम पे मशवरे हो रहे हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ। 31 अगस्त से जब ये कल जो बयान पेंटागन का गया है अमरीकी वज़ारत दिफा का, तो उसमें जो 31 अगस्त तक इनखिला की बात हुई है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में तालिबान के लिए एक हौसला अफजा बात होगी, क्योंकि तालिबान जब पहले ये रिपोर्ट्स आ गई थी कि शायद 31 अगस्त तक इनखिला मुकम्मल ना हो, और तालिबान ने इसी बुनियाद पे अपना जो यकीनन तालिबान के लिए तो हौसला अफजा बात होगी कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने वादे के मुताबिक इवैक्यूएट कर दे, लेकिन G7 के अंदर ये खदशात हैं, रिजर्वेशन हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के। अमेरिका को प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि आप अपने इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को एक्सटेंड करें, लेकिन जो बाइडन अभी तक मुसर हैं कि हम 31 अगस्त तक अपनी ट्रूप्स को वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन 31 अगस्त के बाद जो ही सितंबर चढ़ेगा, तो अफगानिस्तान के, काबुल के दीगर इलाकों के हालात क्या होंगे, इस हवाले से कितनी गैर यकीनियत है यहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल कि हालात पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अमरीकी तो यहाँ से गए हैं। जो अमरीकी इस वक्त काबुल में मौजूद है वो भी एयरपोर्ट पे है, और उनका जो बुनियादी मकसद है पहले तो उनका था कि अपने सफारतकारों को, अपने दीगर अमले को, सफारत खाने के, और उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ काम किया है तर्जुमान की हैसियत से, दीगर उनके दफातर में, और ये प्लान उनका था, उसके लिए ऐलान भी हुआ था। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि तालिबान चंद दिनों में काबुल पहुंच जाएंगे और इसी तरह हालत पैदा हो जाएगी। तो जब ये मामला हुआ तो फिर उनके लिए एक चैलेंज भी बन गया, और लोगों में जो एक खौफ फैलाया गया है कि तालिबान के आने के बाद उनके साथ क्या होगा, तो वो भी खौफ थी।
तो लिहाजा फिर जिनको भी मौका मिला जिसके पास या तो अगर कोई और वैसे भी आया हो बाहर से अपने फैमिली से मिलने के लिए, वो लोग भी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। फिर वो लोग जो जिनका ये मौक़िफ़ है कि शायद उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो लोग भी चले गए। तो एक बड़ी एक मेस पैदा हो गई और बड़ी एक कियास है। अब देखिए, अफगानिस्तान की और खित्ते की का जो इस्तेहकाम है वो शायद इस बात पर मुनहसर है कि दुनिया कितनी जल्दी तालिबान को तस्लीम कर लेती है। और दुनिया तालिबान को तस्लीम मेरा ख्याल है 2 पैमानों पर परख रही है इस वक्त। नंबर 1 तो ये है कि क्या वो मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले तो इससे मुतालिक बताइएगा, जैसे आपने आगाज़ किया पंजशीर के हालात से और जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या तालिबान कोई मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या ये जंग और मज़ामत इसी तरह से रहेगी? दुनिया की जो कोशिश है, पाकिस्तान उसको उन कोशिशों में शामिल है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। फिर पाकिस्तान के जो करीबी ममालिक, चीन का मैंने वो जो स्पेशल एनवाय भी पाकिस्तान में थे, उनका मैंने वहाँ एक इंटरव्यू सुना और उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ था कि अगर तालिबान चाहते हैं तस्लीम करें तो ये काम करना पड़ेगा। तो उसमें वसी बुनियाद हुकूमत वाली बात भी है। और फिर दीगर जो ख़वातीन के हुकूक़ और ये चीज़ें, ये बड़े दुनिया के लिए बड़े हसास मामलात हैं। तो वो तालिबान को जज करेंगे। तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ गई है। पहले अमेरिका ने जो फ़ंड थे उनको रोक लिया, बाद में IMF ने जो उनके पैसा है उन तक रसाई उन्होंने, और आज वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए जो उनके प्रोजेक्ट है, उनके लिए जो इमदाद है, वो उनको मुअत्तल कर रहे हैं। तो तालिबान पे तो एक दबाव तो पड़ेगा। शायद तालिबान को भी बखूबी इस बात का इदराक है कि उनका इम्तिहान अब शुरू होने वाला है और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उनकी तरफ से बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया गया है। मतलब उनके स्पोक्स पर्सन जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को सुन लें, सुहेल शाहीन साहब को, या दीगर जब बात करते हैं तो यूँ लगता है कि दे आर वेल डायरेक्टेड, वेल गाइडेड। तो लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या ये सस्टेन कर सकेगी ये पॉलिसी ख़वातीन से मुताल्लिक, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने से मुताल्लिक? क्या वो जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं उसका अमली मुजाहिरा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यही तो एक इशू है ना कि बयान तो दे देते हैं लोग मुतमईन भी किसी हद तक बयान से हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन प्रैक्टिकली अब ख़वातीन अभी नहीं जा रही। और कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, मैं ख़ुद तब मौजूद था वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ख़वातीन से कहा गया है कि वो अभी अपने घरों में रहें, उनको तनख्वाह मिलेगी और जब पॉलिसी का ऐलान होगा तो फिर वो लोग आएंगे। तो इससे थोड़ा सा तो एक शुकूक तो पैदा होंगे नहीं इस चीज़ से, तो फिर ये वाले इशूज़ होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इस दफ़ा तालिबान की पिछली हुकूमत को भी सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था। तो लेकिन ये जो अमेरिका ने उनके फ़ंड रोक लिए हैं, फिर ये जो वर्ल्ड बैंक की आज मैंने बात की है, IMF की बात की है मैंने, तो ये तो अफ़गानिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। और ये जो वक्त है कि अफ़गानिस्तान को माली इमदाद की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन होने वाली है, बहाली के काम होने वाले हैं। तो लिहाजा अगर अफ़गानिस्तान पर इस तरह पाबंदियाँ लगती है तो फिर तो अफ़गानिस्तान को आपने एक मज़ीद बुहरान में उसकी तरफ धकेलना। लास्टली सर मुझे ये बताइएगा कि तालिबान की पाकिस्तान के साथ लेकर जो दोस्ती है या उनके साथ जो ताल्लुकात से मुताल्लिक एक कंट्रोवर्सी भी होती है, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से दिया है। आप तो करीब से देख रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को लेकर इस वक्त तालिबान का स्टांस क्या है, इस करंट रिजीम का? देखे ना, पॉलिसियाँ तो अभी बनी नहीं है, वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान हुआ नहीं है। तो मतलब पॉलिसी से पहले तो वो ये कहते हैं कि ना तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल उसकी इजाज़त वो देंगे ना, और बल्कि पड़ोसियों के साथ, दुनिया के साथ, हाँ तक कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का तो तालिबान ख्वाह हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि CIA के जो डायरेक्टर है अमेरिकी इंटेलिजेंस का, वो आए थे और मुल्ला बिरादर से मुलाकात भी की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद से यह सवाल कल पूछा गया था, उसने उनकी तरदीद एक किस्म की नहीं की जो एक तरदीद क्लियरली करते हैं, बल्कि उसने ये कहा कि मुझे इल्म नहीं है। अब अगर एक तर्जुमान है और ज़िम्मेदार शख्सियत है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि वो वज़ीर भी बन जाए, तो अगर वो कहें कि अभी तक तो तर्जुमान वो है, तो मुमकिन है कि अब तालिबान की भी ज़रूरत है दुनिया से ताल्लुकात की, दुनिया की भी ज़रूरत है तालिबान के साथ ताल्लुकात की। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जब पॉलिसी आएंगी
पॉलिसियों का ऐलान होगा कि उनका पाकिस्तान के साथ, फिर पड़ोसियों के साथ, फिर दुनिया के साथ ताल्लुकात की बुनियाद वो क्या रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान को ये समझ बूझ ज़रूर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात और बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह नाम लिया, पूरी दुनिया को, अमेरिका भी सब कहते हैं कि पाकिस्तान का पीस प्रोसेस में एक रोल रहा है। जो सब लोग पाकिस्तान की तरफ आते थे, अभी भी आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कितने लीडर से बात की है चंद दिनों में। शाह महमूद कुरैशी अब जो दौरे पे गया है, बहुत अच्छा इक़दाम है कि एक कंसेंसस हो। जो पड़ी अभी चीन के स्पेशल जो नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, वो इस्लामाबाद में थे, तो ये राब्ते भी बड़े हैं, सिफारती कोशिशें भी बड़ी है। और मेरे ख्याल में मसला चूँकि यहाँ खित्ते में था, तो खित्ते के जो ममालिक जो मुतासिर भी हो रहे हैं अफगानिस्तान से, वो अगर एक मौक़िफ़ उनका हो तो शायद तालिबान से काफ़ी सी चीज़ें वो मनवा भी। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब काबुल से हमें अपडेट कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस मामला पेचीदा क्यों हो गया है, बड़ा अहम मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस का मामला हर रोज एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत करते हुए आइन की दफ़ा 184(3) के तहत अवामी मफाद में नोटिस लिया। IG इस्लामाबाद, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, लेकिन 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त के 2 रुकनी बेंच के हुक्म को आर्जी तौर पर सस्पेंड किया। साथ ही कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस में किसी किस्म की तकसीम के तासुर को भी यकसर मुस्तरद किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियारात के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबार की खबर में ऐसा तासुर दिया गया कि अदालत तकसीम हो गई है। 97 में इस अदालत में इसी तरह के अफसोसनाक वाक़यात हुए थे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुतवाज़ी बेंच एक दूसरे के खिलाफ फैसले देते थे। मेरी इस्तदा है कि 1997 वाली तारीख ना दोहराई जाए। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे नज़दीक अदालत का एक होना ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का तासुर पैदा ना हो, इसके लिए इसको शामिल किया जाता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तयशुदा तरीक़ाकार से हटने से अदालती निज़ाम तबाह हो सकता है। सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट का वक़ार और उसका इत्तेहाद है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चीज़ों को तबाह करना आसान है, लेकिन बनती बहुत मुश्किल से हैं। इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अज़ खुद नोटिस के दायरे अख्तियार और तयन के लिए कायम बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का समाअत के लिए मुख्तलिफ दायरा अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई दायरा अख्तियार नहीं कि वो अपने ही बेंच की उमूर की मॉनिटरिंग शुरू कर दे। उन्होंने मजीद लिखा कि 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच को ये मुकदमे सुनने का इख्तियार ही नहीं। अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो यह आइन से तजावुज़ होगा, यानी आइन से मुतसादिम होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी शिकवा किया है। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है वो बिलाशुबा खुद को एक मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में काम करते रहे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत से उधार के तौर पर लिया गया है। ऐसे बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए उठाए गए हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुशदिल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुशदिल खान साहब, 5 रुकनी लार्जर बेंच अज़ खुद नोटिस केस से मुताल्लिक जो दायरा इख्तियार है उस पर हेयरिंग कर रहा था। आज आप खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं 5 रुकनी लार्जर बेंच की? आज मैं कोर्ट में मौजूद था क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस दिया गया था और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी, और कल इंशाल्लाह हम इस बात पर आर्गूमेंट्स अपने दलाइल भी पेश करेंगे। आज ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने जो हमारे सहाफ़ी भाइयों ने अपने साथ ज्यादतियों के बारे में जो एप्लीकेशन दिया था और उनको उनसे इंटरटेन किया, उनका जो रिलेशन लिया है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 184(3) बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इसमें है, सुप्रीम कोर्ट मीन चीफ जस्टिस एंड अदर judges according when there is the matter of the public interest
रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, लेकिन इसमें इनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें कुछ प्रोसीजर लैप्सेस है कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मतलब अप्रूव के लिए नहीं भेजा है। और इसमें जो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत वास्ट और एग्जॉस्टिव आर्गुमेंट्स किए इसी बुनियाद पर, तो इसमें ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के नोटिस में लाना चाहिए, उनको वो करना है। तो क्या यहां पर ये प्रोसीजर लैप्स है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से नोटिस तो लिया गया, लेकिन ना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया गया और फिर इस पर जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया नोटिस में लाए बगैर? मैं यहाँ पर ओपिनियन ये दूंगा, अपना हम्बल ओपिनियन दूंगा कि ऐसे ये जुडिशियल ऑर्डर मतलब बेंच कर सकता है। ये इसके देखो वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई मतलब रूल्स नहीं, सो मोटिव की स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, कोई आई में प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन वही है जो मैंने आपको रेफर किया। ये तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इन्होंने एक प्रोसीजर बताया गया है कि इस तरह, और अगर ये मतलब न ऑब्जर्व न किया जाए तो इससे ये मतलब नहीं कि वो मैटर जो उन्होंने जो जुरिडिक्शन लिया है, जो एज्यूम किया है कि वो इलीगल हो गया या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो गया, ये नहीं है। सिर्फ मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर उसमें ये लिखा गया है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ये लिखा गया है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाए या कोई ऐसी ऑर्डर हो तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। तो अगर ये प्रोसीजर लैप्सेस है तो इस लैप्सेस की वजह से मतलब वो काज जो होता है, बेसिक जो सबकॉन्शियस जस्टिस होता है, वो इससे मतलब इफेक्ट नहीं होता है। तो फिर खुशदिल खान साहब, काजी फाइज ईसा वाला 2 रुकनी बेंच जिसने 20 अगस्त को फैसला सुनाया था, उसका वो फैसला और वो बेंच, उसकी कानूनी हैसियत क्या है इस वक्त? उनकी कानूनी हैसियत ये है कि उनको जुरिडिक्शन हासिल है, उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी मतलब इसमें इलीगलिटी या इसकी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई नहीं है, उसने ठीक लिया है। तो इसका मतलब ये कि वो ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस जो रेज किए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, क्या वो रिजर्वेशंस जायज है? क्या मतलब इसका, ये कौन से जो देखिए जो तहफुजात 5 रुकनी लार्जर बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, वो तहफुजात जस्टिस काजी फाइज ईसा के वो तहफुजात उठाने में हक बजाने पे फिर नहीं, हमारे लार्जर बेंच ने तो ये मतलब ये जो बनाया गया है वो इस वजह से बनाया कि दैट वाज कंक्लूडेड इन द व्यू ऑफ द सर्कुलर जो कि मैंने कोट किया है कि इसमें मतलब वो फॉर्मेलिटी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है। नहीं, देखिए उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि 5 रुकनी मोजिस बेंच को ये मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं, अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज करेंगे। तो क्या ये बात ठीक है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा अगर इस पर समाअत जारी रहती है? तो जो आर्टिकल 175 इज वेरी क्लियर। नहीं, लेकिन इस केस में तो इस ऑर्डर को रिव्यू के लिए या चैलेंज करने के लिए तो कोई नहीं गया। बिल्कुल। तो फिर क्या ये जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कह रहे हैं कि ये आइन से तजावुज करने के मुतरादिफ होगा, क्या ये तहफुजात दुरुस्त है फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की, या कंप्लेंट दुरुस्त कर रहे हैं वो इस खत में? ये देखो, मैंने तो आपको आर्टिकल 75(2) बता दें कि उसमें ये अगर इन्होंने मतलब इसमें जुरिडिक्शन जो होता है वो एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने इसको जो लार्जर बेंच एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने कंक्लूड किया था, तो इसको मतलब इस मैटर को देखने के लिए कि आया मतलब ये फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स के वो जो सर्कुलर है 2005 में या नहीं है। तो अब फैसला क्या हुआ है? क्या आपको ये केस दोबारा 2 रुकनी बेंच के रूबरू जाता हुआ महसूस हो रहा है? मतलब 5 रुकनी लार्जर बेंच जब ये तयन कर लेगा कि ये जो कुछ हुआ ये गैर आईनी नहीं था, ये बिल्कुल ठीक हुआ कानूनी एतबार से, तो क्या वापस 2 रुकनी बेंच को रेफर किया जाएगा? पहले से तो हम ये नहीं कह सकते हैं, वो तो मतलब उनकी अपनी माइंड है। आज मतलब अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्गूमेंट दे दिए, कल इंशाल्लाह हम देंगे, हम अपने मतलब पैरामीटर के मुताबिक मतलब जो करना है आएंगे। वी विल असेस द ऑनरेबल बेंच अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सब्जेक्ट। हम उनको बता देंगे, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी तैयारी करके जाएंगे, देखते हैं कि क्या मतलब होता है। लास्टली बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू वही होगा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का है, उनके मौक़िफ़ को आप सपोर्ट करेंगे और वापस ये कहेंगे 5 रुकनी लार्जर बेंच से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 रुकनी बेंच ने जो 20 अगस्त को फैसला किया उसको इंडोर्स करें और उन्हें काम जारी रखने की इजाजत दी जाए? हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इन्होंने जो कॉग्निजेंस लिया है उस कंप्लेंट का, अगर ये कहते हैं कि ये तरीका नहीं है, मतलब एक फरियादी हर टाइम एक जज साहब से मतलब इंसाफ का
मुतालबे भी कर सकता है और उनसे तवक्को भी रखता है। अदालतें होते भी इंसाफ के लिए होते कि वो लोगों के सुन ले, और ये जो मैटर्स है इनके सामने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, यहाँ पर होते रहते हैं। मतलब हमारे जो मीडिया के साथ होते हैं, हमारे और जगह पर बहुत ही जो ज्यादती कर रहे हैं, तो अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग अगर अदालतों के पास न जाएं और फिर अदालतों में जाते हुए हम मतलब ये टेक्निकली चीजों को देखते हैं कि अरे इसमें ये चीज नहीं है, इसमें वो चीज नहीं है, तो फिर एक रूड पार्टी, एक रूड पर्सन को क्या मतलब रिलीफ मिलेगा? तो ये जो मैटर्स लाया गया है एक कंप्लेंट के शक्ल में सहाफियों ने, तो उन्होंने तो अपने मतलब जो उनके साथ गैर आईनी सलूक की गई है, या किसी को अगवा करते हैं, या किसी के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, या किसी की आवाज दबाने के लिए कि वो कानून और वो मतलब सही बात बताने से उनको रोकते हैं, तो it is again the fundamental rights, or rightly they have filed a complaint before the Honorable Supreme Court of Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया खुशदिल खान साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, ये जस्टिस काजी फायजी साहब खुद नोटिस केस के तयन से मुतालिक जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की है, दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायजीसा ने चीफ जस्टिस के नाम जो खत लिखा है उसमें अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इस तमाम तर प्रोसेस से अदलिया की बतौर इदारा साख मुतासर हो रही? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपस में तकसीम नजर आ रही है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। इससे पहले भी एक यही कुछ हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उसमें भी इन्होंने एक बेंच का फैसला था, उसमें भी काजी फायजीसा साहब थे, तो उन्होंने फिर लार्जर बेंच बना दिया। लार्जर बेंच में वही केस लगा के पहले जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया, और उसमें बहुत सारा हमारी तरफ से बार एसोसिएशन की तरफ से भी एतराजात थे, और हमने उसमें रिव्यू पिटीशन भी डाली थी। हमारा कहना ये था कि आप 2 सेपरेट बेंचेस नहीं बना सकते। अगर आपने लार्जर बेंच भी बनाना है तो फिर उस सूरत में उन जजेस को आपको शामिल करना पड़ेगा जो कि स्मॉलर बेंच के हिस्सा थे। उसमें उन्होंने ये किया था कि 5 जजेस का बेंच बना दिया था गुलजार साहब के तहत, लेकिन उसमें काजी साहब को डाला था, लेकिन उसमें मकबूल बाकर साहब जो दूसरे मेंबर थे पहले छोटे बेंच के, उसको नहीं डाला। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है कि आपने अगर बेंच बना दिया लार्जर बेंच, तो उसमें जो दोनों जज हजरात जिन्होंने पहले ऑर्डर पास किया है उनको भी शामिल करना जरूरी है। अच्छा हामिद खान साहब, अब इसमें तो यकीनन जस्टिस काजी फायजीसा को शामिल नहीं किया गया इस लार्जर बेंच के अंदर। अब ये सो मोटो केस के दायरे अख्तियार को देखने से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ये फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करना है, क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने आज कहा कि जिस मामले का जायजा लिया जा रहा है वो 20 अगस्त के हुक्म से अलग है, और फिर मॉनिटरिंग या मुतवाजी बेंच का जो तासुर दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर कोई मुनासिब वजह ना हो तो ये केस दोबारा 2 रुकनी बेंच के सामने चला जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सो मोटो के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक है और इसमें ये बात तय हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है सो मोटो से मुताल्लिक, तो ये इसमें क्लैरिटी आ जाएगी जब अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि वो भी इस पर कोई गाइडेंस दें, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल इस हवाले से जो है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी, तो क्लैरिटी आना जरूरी था जो अब आ जाएगी। देखिए, क्लैरिटी आने में तो कोई हर्ज नहीं है, जरूर लाएं, क्योंकि ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं लीगल प्रोसेस है। इसमें जो हमारा इतराज है वो ये है कि 2 जजेस जिन्होंने पहला ऑर्डर पास किया, जिसको 5 जजेस के बेंच ने सस्पेंड कर दिया, उन दोनों को भी इसका हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो व्यू पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं, अगर जजेस के दरमियान भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। सारी दुनिया में कोर्ट्स में जजेस मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स रखते हैं और मेजॉरिटी जजमेंट्स भी पास होती हैं, तो आप लेकिन ये नहीं कर सकते कि जिनका आपसे अगर मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है आप उनको उसमें बिठाएं ही ना और उनको अलग कर दे। ये चीज ज्यादा इतराज वाली है। अगर उन दोनों को भी साथ बिठा लें तो ठीक है, फिर आप जो भी तय करेंगे वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब हामिद खान साहब, अब इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस इस मामले को देख रहे हैं, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वापस आने का भी इंतजार किया जाना चाहिए इस मामले में, क्योंकि कहीं से एक राय ये भी आई और फिर जो काजी फायजीसा साहब हैं उन्होंने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, उसमें वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये तयन नहीं कर सकते कि कौन सा केस किस बेंच को मुकर्रर किया जाएगा उसके लिए। तो आपको लगता है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुद वापस आने से भी कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे और ये जो पेचीदगी दिखाई दे रही है इसमें कुछ आसानी वाकई होगी? देखिए, होना तो चाहिए।
चीफ जस्टिस साहब वापस आ जाएं तब ये मामला उन्हीं के सामने पेश होना चाहिए। अब मैं ये कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि उनके आने से मामला बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले भी एक इसी किस्म का मामला पेंडिंग है उसमें चीफ साहब का खुद बेंच बना था 5 जजेस का, जिसमें से स्मॉलर बेंच में से एक जज को उन्होंने नहीं शामिल किया था, जस्टिस मकबूल बाकर को। तो मेरे ख्याल में कि ये जो भी हल करना है ये लार्जर बेंच में करें, और सबसे बेहतर ये है कि आपने एक दफा सो मोटो के इख्तियारात पर एक हतमी किस्म का एक फैसला या एक तयन करना चाहते हैं तो आप ये मामला 17 जजेस के बेंच के सामने, पूरे कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि जो भी फैसला हो किसी को इतराज ना हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की मुस्तकबिल की वर्किंग से मुतल्का होगा। तो इसलिए हमारा तो व्यू पॉइंट ये है कि लार्जेस्ट बेंच जो हो सकता है, फुल कोर्ट जो हो सकती है, वो इस चीज का फैसला करे। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।